कभी सोचा है कि कुछ सेल्फ हेल्प सेमिनार इतने असरदार और लुभावने क्यों लगते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक तरह से कहें तो एक पूरी पटकथा होती है। तो चलिए आज इसी पटकथा को परत दर परत खोलकर देखते हैं। कहानी शुरू होती है इस नंबर से, 3000 येन। लेकिन ये सिर्फ एक कीमत नहीं है, असल में ये एक बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया फिल्टर है। तो ये जो छोटी सी फीस है ना, ये बस शुरुआत है। आइए समझते हैं कि कैसे ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी योजना का पहला कदम है। देखिए, यहाँ सारा खेल सेमिनार के कंटेंट का है ही नहीं। असली मकसद तो उसी पल से शुरू हो जाता है जब कोई इंसान पैसे देता है। सबसे पहले जो लोग शक करते हैं या पैसे नहीं देना चाहते, वो अपने आप बाहर हो जाते हैं। फिर जब कोई छोटी सी भी रकम देता है तो उसके दिमाग में आता है कि अब तो पैसे वसूल करने हैं, और बस यहीं से वो अपने फैसले को सही ठहराने लगता है और सेमिनार की बातों को ज्यादा खुले दिमाग से सुनने लगता है। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। जो सेमिनार बेच रहा है वो असल में कोई ज्ञान या स्किल नहीं बेच रहा, वो तो बस लोगों की अपनी ही प्रतिबद्धता, उनका अपना ही बदला हुआ रवैया उन्हें वापस बेच रहा है। कितना दिलचस्प है ना? तो अगर वो कंटेंट नहीं बेच रहे तो फिर असल में बिक क्या रहा है? चलिए इसकी अगली परत को समझते हैं। देखिए, विज्ञापनों में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नए स्किल्स, एक्शन प्लान्स, लेकिन असली चीज जो बेची जा रही है वो है वहाँ का माहौल, ऑर्गेनाइजर की एनर्जी, लोगों के बीच वो जुड़ाव और ये एहसास कि यहाँ ऐसे कनेक्शन मिलेंगे जो कहीं और नहीं मिल सकते। असली कीमत हमेशा इन बाहरी चीजों की होती है, ना कि कोर्स के कंटेंट की। और ये एक बहुत ही स्मार्ट कानूनी दाव भी है। सोचिए, अगर कोई ठोस नतीजों का वादा करे और वो पूरे ना हो तो उस पर केस हो सकता है, लेकिन एक अनुभव या माहौल बेचना, ये तो एक व्यक्तिगत एहसास है। इससे आप अदालत में कैसे चुनौती देंगे? लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा सेमिनार असल में एक ऐसी कहानी के ढर्रे पर चलता है जो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। ये बिल्कुल किसी हीरो की यात्रा जैसी कहानी है। इसकी शुरुआत अच्छे इरादों से होती है, फिर इंसान छोटे छोटे कमिटमेंट करता है और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से लौटना मुश्किल लगता है। धीरे धीरे बाहरी दुनिया से उसका संपर्क कटने लगता है और आखिर में जब उसे ज्ञान मिलता है तो वो खुद अगले ग्रुप के लिए कहानीकार बन जाता है। ये पैटर्न हमें अंदर तक जोड़ता है क्योंकि ये किस्सों कहानियों का एक जाना पहचाना फॉर्मूला है। पहले तो फिर भी किसी को सेमिनार तक जाना पड़ता था, एक जगह पर इकट्ठा होना पड़ता था, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में एंट्री पॉइंट कहीं ज्यादा छिपा हुआ और चालाक हो गया है। अब ये सब कैसे शुरू होता है? एक मामूली सी ऑनलाइन चैट से, या फिर कोई दोस्त कहता है कि बस मेरा साथ देने के लिए चलो। एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां ना कहना बहुत मुश्किल लगता है, और वो मैसेज सीन करके जवाब न देने का जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है ना, वो भी एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है। धीरे धीरे सामाजिक दबाव और बिक्री की प्रक्रिया के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। और असली खतरा ये नहीं है कि ये मॉडल कितना बड़ा या छोटा है। असली खतरा ये है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे फोन में, हमारे इनबॉक्स में कितनी गहराई तक घुस चुका है। इसकी पहुंच अब एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेमिनार के बाद एक बहुत बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला खतरा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं है। इसे कहते हैं कामो लिस्ट। जापानी भाषा में कामो का मतलब होता है एक आसान शिकार। तो बेसिकली ये उन लोगों का एक मार्केटिंग डेटाबेस है जो आसानी से ऑफर्स पर प्रतिक्रिया देते हैं, पैसे देते हैं और बुलाने पर आ जाते हैं। एक बार किसी का नाम इस लिस्ट में आ गया तो वो भविष्य की सभी स्कीम्स के लिए एक आसान टारगेट बन जाता है। और यही सबसे जरूरी बात है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये तो मार्केटिंग का सीधा साधा तर्क है। सिर्फ इस लिस्ट में शामिल हो जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। इसका सबसे असरदार तरीका आलोचना करना या मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम को समझना है, इसका विश्लेषण करना है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो लोग इन सिस्टम्स में जाते हैं वो मूर्ख नहीं होते। उनकी इच्छाएं बहुत ही आम और मानवीय होती हैं, जैसे मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ या मैं बाकी लोगों से पीछे नहीं रहना चाहता। इसलिए सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस है कि गुस्सा करने या आलोचना करने के बजाय बस दूर से इस पूरी मशीन को देखें और समझें कि ये काम कैसे करती है। इसकी बनावट को समझना ही इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है। इस पूरे मॉडल की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इसे चलाने के लिए बुरे या चालाक लोगों की जरूरत नहीं है।
ये तो इसलिए काम करता है क्योंकि हम इंसानों का दिमाग ही ऐसे काम करता है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी और आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई सिस्टम हमारी ही साइकोलॉजी पर बना है, तो क्या उसे सिर्फ समझ लेना ही उससे बचने का एकमात्र रास्ता है?